हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का दिल से स्वागत करती हूँ। स्वागत करने के साथ साथ ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे, क्योंकि हमें पता है ना, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, हमेशा याद रखना है। और अब हम चलते हैं इस वीडियो की तरफ। आपको पता ही है कि हम अपनी पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 1 का पाठ 8 पधारो मारे देश शुरू कर चुके हैं। लिखा है अनुपम मिश्र जी ने, जो भवानी प्रसाद मिश्र जी के पुत्र हैं। ये भी याद रखिए कि भवानी प्रसाद मिश्र जी हिंदी साहित्य में एक मूर्धन्य लेखक के नाम से जाने जाते हैं। पधारो हमारे देश में लेखक अनुपम मिश्र जी ने राजस्थान की जनजीवन और वहाँ की जो भी पर्यावरण है उस सब का वर्णन किया है। साथ ही साथ हमारा ध्यान उस ओर आकर्षित करने का भी प्रयास किया है कि हम जो कि जहाँ पर पानी अच्छा खासा है, अभी धरती में पानी है, और हम लोग उस पानी का किस तरह से दुरुपयोग कर देते हैं। बड़ी बड़ी मोटी मोटी पाइपलाइन से कोई गाड़ी धो रहा है, कोई सड़कों को धो रहा है, और एक तरफ राजस्थान के लोग हैं जो बूंद बूंद तक सहेज कर रखते हैं जैसे कोई हीरा मोती हो। हाँ, यही बताया है कि हमें किस तरह से, और लेखक ने इस चैप्टर का नाम ही रखा है पधारो हमारे देश। क्यों? कि हम भी एक बार जाकर तो देखें राजस्थान में कि वहाँ के लोग कितने जतन से, मीन्स कितने यत्न से पानी को सुरक्षित रखते हैं, और पानी की कमी होने के बाद भी कभी भी वो किसी के सामने रोना नहीं रोते हैं कि अरे भाई अब हम क्या करें, हमारे देश में तो पानी की बूंद ना है, नहीं कहते हैं वे। उसके साथ भी वे खुशहाल रहते हैं और उस पानी की कमी को चुनौती की तरह स्वीकार भी करते हैं। चुनौती की तरह स्वीकार करने के साथ ही उन्होंने उसका एक विकल्प भी ढूंढा है कि जो है उसको हम कितने अच्छे से संभाल कर रख सकते हैं। साथ ही साथ बड़े बड़े शहरों का, महानगरों का भी लेखक ने उदाहरण दिया है कि जब मुंबई, कोलकाता और ये बड़े बड़े महानगरों का नाम निशान नहीं था ना, तब राजस्थान का विदेशों के साथ व्यापार वाला तालमेल था। उस समय जब को ये महानगर और ये सब आज जो बड़े बड़े परचम लहराए जा रहे हैं ना, जहां पर, वहां पर उस समय कुछ नहीं था, और राजस्थान से विदेशों का व्यापार का आयात निर्यात होता था। ये है काबिले तारीफ। और साथ ही साथ वहां के लोग इतने कला के धनी होते हैं कि आपको भी पता है, राजस्थानी साड़ी तो राजस्थानी परिधान या राजस्थानी कलाकृतियां, जो भी जहां कहीं बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण होता है या बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण होता है, राजस्थान से कलाकार बुलाए जाते हैं। पता है आपको, जो कभी भी अपनी कला के साथ इतनी सी भी बेईमानी नहीं करते हैं, ईमानदारी के साथ अपने दिन रात लगन के साथ, मेहनत के साथ कला में ऐसा निखार लाते हैं कि बस हम देखते ही रह जाते हैं। जबकि उनके पास पानी, जो कि कहते हैं ना, जल ही जीवन है, हमने सबने सुना है, सबने पढ़ा है, लेकिन हम उसको मानते ही नहीं कि जल ही जीवन है, क्योंकि अभी हमारे पास है। वास्तविक अर्थ यदि जानना है जल ही जीवन है, तो आइए राजस्थान में देखिए। कहानी हमने पढ़ ली है, चलते हैं बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस की ओर। मेरे साथ बने रहना प्लीज, शुरू से लेकर अंत तक, ताकि आप हर एक प्रश्न के अर्थ को समझकर उसके उत्तर को जान सको। पहला प्रश्न है, हाकड़ो राजस्थानी समाज के हृदय में आज भी क्यों रचा बसा है? हाकड़ो क्या है? हाकड़ो प्रकृति के एक विराट रूप को दूसरे विराट रूप में, यानी समुद्र से मरुभूमि में बदलने में लाखों बरस लगे होंगे। समुद्र था, मरुभूमि मतलब पूरा रेगिस्तान बन गया, उसमें लाखों बरस लगे। ऐसा तो नहीं है कि आज समुद्र है कल वहां रेगिस्तान हो गया, लाखों बरस लगे। नए रूप को आकार लिए भी आज हजारों बरस हो चुके हैं। पहले जो समुद्र था लाखों वर्षों पहले, वो अब रेगिस्तान में तब्दील हो गया, और रेगिस्तान में तब्दील होने को भी उसको हजारों बरस हो गए। लेकिन राजस्थान का समाज यहाँ के बदले रूप को भूला नहीं है। जो भी, क्योंकि कनेक्शन होता है ना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, वो सुनते आते कि ऐसा था वैसा था, कोई नहीं भूला है, क्योंकि वह अपने मन की गहराई में भी उसे हाको नाम से याद रखते हैं। कोई हजार बरस पुरानी डिंगल भाषा में और आज की राजस्थानी में हाकड़ो शब्द उन पीढ़ियों की लहरों में तैरता रहा है जिनके पुरखों ने भी कभी समुद्र नहीं देखा था।
वो सिर्फ सोचते हैं या सिर्फ सुनते हैं कि यहां समुद्र हुआ करता था, बस कहानियां बनकर रह गई हैं। लेकिन हां, वहां समुद्र हुआ करता था। इसीलिए हाकड़ो राजस्थानी समाज के हृदय में आज भी रचा बसा है और हमेशा रहेगा। आया समझ में? हाकड़ो पहले जहां आज राजस्थान है, रेगिस्तान है, वहां समुद्र हुआ करता था लाखों वर्ष पहले। फिर तब्दीली हुई, किस तरह से वहां का पानी सूख गया और समुद्र रेगिस्तान में परिवर्तित हो गया। रेगिस्तान में परिवर्तित होने के साथ ही साथ आज उसको भी हजारों वर्ष हो गए हैं, लेकिन कोई भी ये भूला नहीं है। वो कल्पना भी उनको एक सुखद या दुखद अनुभूति देती है कि अच्छा, यहां समुद्र हुआ करता था। वो आज भी उनके मन में बसी हुई है। अगला प्रश्न है, हेल नाम समुद्र के साथ साथ अन्य कौन कौन से अर्थों को दर्शाता है? हेल समुद्र जो लाखों वर्ष पुराना था, जिस जगह आज मरुभूमि है, मरुस्थल है, वहां समुद्र हुआ करता था। और हेल जो समुद्र के साथ हेल शब्द जुड़ा है, लेकिन उसके साथ साथ कौन से अर्थों को दर्शाता है? तो समुद्र के साथ साथ विशालता और उदारता को दर्शाता है। क्योंकि समुद्र क्या है? समुद्र का जब भी उदाहरण लिया जाता है तो कहते हैं समुद्र जैसी गहराई होनी चाहिए, समुद्र जैसी विशालता होनी चाहिए, नदियों या झरनों की तरह नहीं जो तुरंत कलकल करते जाते हैं और निकल जाते हैं। समुद्र को अथाह सागर, गहराई का, शांति का प्रतीक माना जाता है। इसलिए यहां पर समुद्र के साथ साथ विशालता और उदारता को भी दर्शाता है हेल शब्द। ध्यान रखिएगा, हेल जो शब्द है वो समुद्र का तो अर्थ प्रकट करता ही है, साथ ही साथ वहां की विशालता और विनम्रता को भी दर्शाता है। किस रेगिस्तान का वर्णन कलेजा सुखा देता है? कौन सा रेगिस्तान है जिसका नाम सुनकर ही ऐसा लगता है कि गला सूख गया हो, कलेजा मतलब दिल की धड़कन ही रुक गई हो? थार रेगिस्तान। यस, जन जन वहां एक एक बूंद के लिए तरसते हैं। थार रेगिस्तान, थार मरुस्थल का आप नाम सुना होगा। अगला प्रश्न है, वर्षा के मामले में कौन सा राज्य सबसे बाद में आता है? वर्षा के मामले में जहां कहीं वर्षा नहीं होती, कैसी त्राही त्राही मच जाती है ना। वर्षा के आगमन के लिए धार्मिक दृष्टि से भी यज्ञ हवन आदि होने लगते हैं। कवि रचनाकार भी अपनी अपनी रचनाओं में कई तरह से उन्होंने रचना की है बादलों को आमंत्रित करने के लिए। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक रचना है, बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धारा धरो, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छुपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। क्योंकि जब बादल गरजेंगे तो वो वर्षा का संदेश लाएंगे और लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाएगी। जो बुझे हुए मन है, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा फिर जल से शीतल कर दो बादल गरजो। कई तरह के रचनाकारों ने, हिंदी साहित्यकारों ने बादलों की बहुत सुंदर, एक और है, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर। बादलों की बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं जो प्रकृति के चितेरे कवि हैं और जो प्रकृति से संबंध स्थापित करके रचनाएं करते हैं। उन्होंने हमेशा बादलों का, समुद्र का, पानी का वर्णन किया है। तो वर्षा के मामले में कौन सा राज्य सबसे बाद में आता है? बिल्कुल, देश के सभी राज्यों में क्षेत्रफल और आबादी की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला राजस्थान, जो क्षेत्रफल में भी बहुत बड़ा है, जनसंख्या में भी बहुत बड़ा है, लेकिन भूगोल की किताबों में वर्षा के मामले में सबसे अंतिम आता है। और एक बात बता दूं आपको कि वो तो लाखों वर्षों के बाद ऐसा, और आज वहां का जनजीवन उस चीज को एक्सेप्ट करता है और उसको चैलेंज के रूप में स्वीकार करता है। लेकिन जहां हम रह रहे हैं, जहां पानी अभी ठीक ठाक है, वर्षा भी ठीक ठाक है, यदि हमने अपनी लालसाओं को कंट्रोल नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं जब हमें भी पानी के एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ेगा। हमें मतलब हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को। तो थोड़ा सा हमें रुकना होगा, संभलना होगा, और हमारे भविष्य हेतु जो आगे आने वाली हमारी जनरेशन है उसके लिए हमें अपने आप की जो लालच है, जो लालच पांव पसार कर हम फैला लेते हैं ना,
उसको थोड़ा नियंत्रित करना होगा और प्राकृतिक जो धरोहर हैं, प्राकृतिक जो संपदा है, प्राकृतिक जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, उन पर हमें बहुत अच्छे से कार्य करना होगा। वृक्षारोपण करना होगा। वृक्षों की कटाई अंधाधुंध हो रही है। ऐसा ही चलता रहा तो वर्षा का चक्र कैसे होगा? वृक्ष, पानी, वर्षा, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, आपने पढ़ा होगा। तो वर्षा के मामले में जो राज्य सबसे अधिक आबादी वाला है, वहीं पर वो सबसे पीछे आता है भूगोल की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, भूगोल की किताबें किनको अत्यंत कंजूस महाजन की तरह देखती हैं और क्यों? भूगोल समझ रहे हैं, जियोग्राफी, जहां हम सभी देश विदेश के बारे में, वहां की जनजीवन और वहां के माहौल, रख रखाव, वो सब भूमि के जो क्षेत्रफल, उन सब से परिचित होते हैं। तो वहां लिखा है कि जो भूगोल की किताबें हैं वो किन को अत्यंत कंजूस महाजन की तरह देखती हैं और क्यों? देश की औसत वर्षा 110 सेंटीमीटर आंकी गई है। कि औसत मतलब समझते हो, एवरेज, मतलब इतना तो होना ही चाहिए। तो जो वर्षा है वो 110 सेंटीमीटर आंकी गई है। उस हिसाब से भी राजस्थान का औसत आधा ही बैठता है। लेकिन औसत बताने वाले आंकड़े भी यहां का कोई ठीक चित्र नहीं खींच सकते, क्योंकि एकदम से 100% तो नहीं सही होते हैं आंकड़े भी। राज्य के पश्चिमी क्षेत्र को इस महाजन का सबसे दयनीय शिकार बताती है। किस महाजन को? राजस्थान को। इसमें जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर और श्री गंगानगर आते हैं। लेकिन यहाँ कंजूसी में भी कंजूसी मिलेगी कि कंजूसी में भी कंजूसी मिलेगी, मतलब कि नहीं कहते कि जब गर्मी अधिक होती है तो छांव भी छांव ढूंढती है। ठीक उसी तरह से वहां कंजूसी में भी कंजूसी मिलेगी। वर्षा का वितरण बहुत असमान है, कोई सिमिलरिटी नहीं है। कहीं बहुत अधिक, कहीं है ही नहीं। कहीं बूंद बूंद के लिए प्यास से होकर व्यक्ति और प्राणी प्राण त्याग देते हैं, तो कहीं कुछ है, कहीं कुछ नहीं है। पूर्वी हिस्से से पश्चिमी हिस्से की तरफ आते आते वर्षा कम से कम होती जाती है, धीरे धीरे कम 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 हो गई। पश्चिम तक आते वर्षा सूरज की तरह डूबने लगती है। यहां पहुंचकर वर्षा सिर्फ 16 सेंटीमीटर, देखिए 110 सेंटीमीटर औसत एवरेज, और हो कितनी जाती है? सिर्फ 16 सेंटीमीटर, ना के बराबर। इसलिए भूगोल की किताबें राजस्थान की प्रकृति को अत्यंत कंजूस महाधन की तरह देखती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी समाज ने प्रकृति से मिलने वाले इतने कम पानी का रोना क्यों नहीं रोया? बहुत अच्छा प्रश्न है कि जो भी राजस्थान के लोग हैं, इतना कम पानी होने के बाद भी समाज के सामने वे ऐसे रोते रोते से नजर क्यों नहीं आते कि जब देखो जब अपना वहां का रोना ही रोते रहे? क्यों? क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको चुनौती की तरह स्वीकारा और जो है उसमें जीना सीख कर, है ना, उसमें अपने आप को निखारा। देखिए, राजस्थानी समाज ने इसे चुनौती की तरह लिया और अपने ऊपर से नीचे तक कुछ इस ढंग से खड़ा किया कि पानी का स्वभाव समाज के स्वभाव से मिलकर बहुत सरल ढंग से बहने लगा। जल संग्रह की नीति अपनाकर जगह जगह कुएं, जल संग्रह किस तरह से होगा, जल संरक्षण कैसे होगा, कैसे पानी को सुरक्षित रखा जा सकता है, संरक्षित रखा जा सकता है, रिजर्व करके रखा जा सकता है। तो जगह जगह कुएं, छोटे छोटी कुइयां। बहुत अच्छा एक इन्हीं का चैप्टर है 11वीं कक्षा में, राजस्थान की रजत बूंदें। रजत मतलब चांदी, एक एक बूंद को वो रत्नों की तरह मानते हैं। तो जगह जगह कुएं, कुइयां कहते हैं, तालाब इत्यादि में जल संग्रह कर अपनी जीवंतता का परिचय दिया। इसलिए राजस्थान के समाज ने प्रकृति से मिलने वाले इतने कम पानी का भी रोना कभी नहीं रोया। सच, दिल से सैल्यूट करते हैं हम वहां के जन जीवन और वहां के लोगों को। कितने अच्छे से उन्होंने अपने आप को वहां पर बसा कर रखा और हमें भी प्रेरित किया। तो थैंक यू, हम लेखक को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अगला प्रश्न है, यह राजस्थान के मन की उदारता ही है कि विशाल मरुभूमि में रहते हुए उसके कंठ में समुद्र के इतने नाम मिलते हैं? इस कथन का क्या अभिप्राय है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिए। प्रश्न है कि यह राजस्थान के मन की उदारता है। उदारता मतलब विनम्र भाव,
कि जो विशाल मरुभूमि में रहते हुए भी, मरुभूमि मतलब पूरी तरह से रेगिस्तान, मरुस्थल, उनके कंठ में समुद्र के इतने नाम मिलते हैं। मरुस्थल में रहते हुए भी समुद्र के कई नाम उन्हें आज भी याद हैं। तो इस कथन का क्या अभिप्राय है? आखिर लेखक ने ऐसा क्यों कहा? प्रकृति के एक विराट को दूसरे विराट में, यानी समुद्र से मरुभूमि बदलने में लाखों बरस लगे होंगे। यूं ही तो हुआ नहीं कि बस किसी ने श्राप दे दिया ये समुद्र सूख जाए तो समुद्र सूख जाए, ऐसा नहीं है। लाखों वर्ष पहले समुद्र हुआ करता था, लेकिन धीरे 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 कई जनरेशंस आती गई जाती गई, लाखों बरस, 100-200 बरस नहीं, लाखों, 1 लाख भी नहीं, लाखों, वहां पर समुद्र था और वो मरुभूमि में परिवर्तित हो गया। नए रूप को आकार लिए भी कई हजार वर्ष हो चुके हैं, कि समुद्र को मरुस्थल में परिवर्तित हुए भी कई हजार वर्ष हो गए। लेकिन राजस्थान का समाज यहाँ के पहले रूप को भूला नहीं है। आज भी जो लाखों वर्षों पुरानी जो बातें हैं जो वहां थीं, उनको आज भी वहां के लोग भूले नहीं हैं, और समुद्र के कई नाम उनके मन और कंठ में आज भी हैं। वह अपने मन की गहराइयों में आज भी इसे कई नाम से याद रखते हैं, जैसे संस्कृत के विरासत के रूप में मिले सिंधु, सरितापति, सागर, वारिदिप तो हैं ही, आज ऊह, देधान, वडनीर, वारहर, सफरा, भंडार जैसे संबोधन भी किए हैं। उनको आज भी वो याद रखे हुए हैं। अब लिखा है बहुत ही अच्छा प्रश्न, जो कि आप लोग, हम लोग सब उसको अपनाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। जल संग्रह कैसे करना चाहिए? पानी को सुरक्षित कैसे रखा जाना चाहिए? जितना हमारे पास है उसको कितने अच्छे से रखा जाना चाहिए? गांव गांव ढांव वर्षा को वर्ष भर सहेज कर उसे तालाब, कुंड, कुंडियों, वेरियों, जोहड़ों, नाड़ियों, बावड़ियों में जल का संग्रह करना चाहिए, और उस जल की सुरक्षा भी करनी चाहिए। प्रश्न आया, त्रिकूट पर्वत कहां है? त्रिकूट पर्वत कहां है? राजस्थान में। इस त्रिकूट पर्वत से जुड़ी भी एक लोक कथा है, एक पौराणिक कथा है, बताती हूं अभी। प्रश्न है, धरती धोरारी किसे कहा गया है और क्यों? राजस्थान के पुराने इतिहास में मरुभूमि का या अन्य क्षेत्रों का भी वर्णन सूखे, उजड़े और एक अभिक्षिप्त क्षेत्र की तरह नहीं मिलता। रेगिस्तान के लिए आज प्रचलित थार शब्द भी ज्यादा नहीं दिखता। अकाल पड़े हैं, कहीं कहीं कष्ट भी भर रहा है, पर गृहस्थों से लेकर जोगियों ने, कवियों ने लेकर मांगनियारों ने, लंघाओं ने, हिंदू मुसलमानों ने इसे धरती धोरारी कहा है। रेगिस्तान के पुराने नामों में स्थल है जो शायद हाकड़, समुद्र के सूख जाने से निकले स्थल का सूचक रहा हो। ठीक है, ये भी बताया है। मरु नायक जी कहकर किसे कहा गया है? मरु नायक, नायक मीन्स हीरो होता है, मरु मीन्स रेत होती है, तो मरु नायक किसको कहा होगा? राजस्थान को। वेरी नाइस। मरु नायक जी कहकर किसे कहा गया? उनकी भूमिका स्पष्ट कीजिए। या फिर एक पौराणिक कथा, अरे वाह, वो पौराणिक कथा आ ही गई जिसकी मैंने आपसे बात की थी अभी। कौन सा पर्वत? त्रिकूट पर्वत, जो कहां है? राजस्थान में। देखिए, मरु नायक कहकर श्री कृष्ण भगवान को पुकारा गया है, क्योंकि प्रभु थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। परमात्मा तो हर जगह वास करता है, हर एक के मन में, हर एक की आत्मा में निवास करता है। मरु नायक श्री कृष्ण को कहकर पुकारा गया है। महाभारत युद्ध के पश्चात, महाभारत युद्ध पता है ना क्यों हुआ था? हाँ, उसका पता है ना आपको कि क्या हुआ था, महाभारत की कथा। और जब पांडवों के द्वारा श्री कृष्ण दुर्योधन के पास आए थे संधि करने, संधि मतलब आपसी सुलह, कि चलो युद्ध को टाला जा सकता है, 5 पांडव हैं, छोटे छोटे 5 गांव दे दो उनको और बाकी सारा तुम रख लो। परंतु दुर्योधन वो 5 गांव भी नहीं दे सका था, और जिसके कारण युद्ध नहीं टाला गया था। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। लेकिन कहते हैं ना, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है।
मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए। हस्तिनापुर क्या है? आज जो दिल्ली है वही हस्तिनापुर है। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या कहा उन्होंने? दो न्याय अगर दो आधा दो। भाई तुम दोनों भाई भाई हो, आपसी भाई हो, तो जो भी राजपाट है आधा आधा करो, हिस्सों में बांट दो। अरे भाई ठीक है, यदि आधा नहीं दे सकते, दो न्याय अगर दो आधा दो, यदि इसमें भी कोई बाधा हो, इसमें कोई परेशानी है, तो दे दो केवल 5 ग्राम। 5 ग्राम मीन्स 5 गांव, और रखो अपनी धरती तमाम। पांडव हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका, उल्टे हरि को बांधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा अब साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं, अब मैं कुछ नहीं मांगूंगा, अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र प्रखर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर। फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद के छूटेंगे। हिंसा का पर्दाई होगा, थी सभा सुन्न, सब लोग डरे। चुप थे या थे बेहोश खड़े, केवल 2 नर न अघाते थे। कौन कौन? धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। करजोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। समझ में आई महाभारत की कथा? यही थी। तो मरुनायक कहकर श्री कृष्ण भगवान को पुकारा गया है। महाभारत युद्ध के पश्चात अर्जुन का रथ जब वापस द्वारिका इसी रास्ते लौट रहा था, इसी रास्ते पर लौट रहा था, तब त्रिकूट पर्वत पर, त्रिकूट पर्वत कहां है? राजस्थान में। उत्तुंग ऋषि तपस्या करते हुए मिले, और श्री कृष्ण किसके पार्थ थे, किसके सारथी थे? अर्जुन के। जब वो लौट रहे थे तो वहां पर उत्तुंग ऋषि तपस्या कर रहे थे। श्री कृष्ण ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि ऋषिवर वर मांगिए, जो मांगना है मांगिए। तब उन्होंने और कुछ नहीं मांगा, उत्तुंग ऋषि ने कुछ नहीं मांगा, प्रभु से प्रार्थना की कि यदि मेरा कुछ पुण्य करना है तो भगवान वर दें कि इस क्षेत्र में कभी जल का अकाल ना रहे। तथास्तु कहकर भगवान ने वरदान दे दिया। मरुस्थल था, वहां कुछ नहीं था, पानी वानी कुछ नहीं होता, परंतु उस समय का जो तथास्तु है, जिसका आज भी राजस्थानी लोग बहुत अच्छे से उसको सहेज कर रखते हैं, अपने मन और मस्तिष्क में वही बात संभाले हुए रखे हैं, और पानी की एक एक बूंद को संभाल कर रखते हैं। रत्नों से अधिक कीमत वो पानी की मानते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जल संग्रह की अनोखी परंपरा को लिखिए कि जल संग्रह एकत्रित इकट्ठा कैसे किया जा सकता है। राजस्थान के समाज ने वर्षा के जल को इंच या सेंटीमीटर में ना देखकर अनगिनत बूंदों को देखा है। किसी तरह से मीटर या सेंटीमीटर में नहीं नापा है, अनगिनत बूंदें, जहां कहीं सोचो आप, जो बूंद, ओस की बूंद, हम जिसकी तरफ देखते भी नहीं हैं, यूं ही पानी उड़ेलते रहते हैं, व्यर्थ करते रहते हैं। सच में आज मुझे भी ये लग रहा है कि हम कितना पानी नष्ट या व्यर्थ करते हैं। हम अपने आप को रोकेंगे, हम अपने आप को जितनी आवश्यकता होगी उतना ही पानी का प्रयोग करेंगे, उपयोग करेंगे। तो उन्होंने अनगिनत बूंदों को देख लिया और उन्हें मरुभूमि में, राजस्थान भर में ठीक बूंदों की तरह ही छिटके टांकों, कुंड, कुंडियों, बेरियों, जोहड़ों, नाड़ियों, तालाबों, बावड़ियों और कुएं, कुइयों तथा पाट में भरकर उड़ने वाले समुद्र को, अखंड हाकड़ों को खंड खंड नीचे उतार लिया। एक एक बूंद बूंद से पानी को सहेज कर रखते हैं और अपना जीवन हंसी खुशी से जीते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में वर्षा का क्या स्वरूप है? क्या वर्षा जो अन्य राज्य हैं उनकी तरह होती है, या कुछ अलग रूप है? राजस्थान में देश की औसत वर्षा का आधा ही है, 50%।
औसत का भी 50%। राज्य के एक छोर से दूसरे छोर तक कभी एक सी वर्षा नहीं होती। ऐसा नहीं है कि 50% आधा है तो हर जगह, हर गांव में आधी प्रकार की आधी वर्षा होगी। कहीं यह 100 सेंटीमीटर से अधिक है तो कहीं सिर्फ 29 सेंटीमीटर, जबकि होना कितना चाहिए, 116 से अधिक। इस क्षेत्र में जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर और श्रीगंगानगर आते हैं। वर्षा का वितरण बहुत असमान है। पश्चिम तक जाते जाते वर्षा सूरज की तरह डूबने लगती है। यहीं पहुंचकर वर्षा 16 सेंटीमीटर, क्या होती है 16 सेंटीमीटर, जहां औसतन वर्षा 116 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वहां सिर्फ 16 सेंटीमीटर होती है, ना के बराबर। तो यही बताया गया है कि यही स्वरूप है वर्षा का। रीति के लिए राजस्थान में वोज शब्द है। यह क्या क्या अर्थ रखता है? रीति, रचना, युक्ति। कहते हैं रीति क्या है, और एक जो रीति रहती है ना, रीति, ये रीति, इस रीति का अर्थ खाली भी होता है। जयशंकर प्रसाद जी की बहुत प्रसिद्ध कविता है, कथ्य है, आत्मकथ्य। जब उनके मित्र कहते हैं कि अरे तुम आत्मकथा लिखो, तो वो कहते हैं कि मैं क्या लिखूं अपनी आत्मकथा, तुम ही मतलब देखोगे गागर रीति, मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी उपलब्धि प्राप्त नहीं है। तो रीति के लिए रचना, युक्ति, युक्ति मुझ समझते हो, उपाय आदि है। सामर्थ्य, विवेक, विनम्रता के लिए भी अर्थ रखता है। देखो, रीति मतलब रचना, युक्ति, उपाय, ये तो है ही है, इनको तो याद रखना ही है आपको। साथ ही साथ सामर्थ्य, सामर्थ्य मतलब, हाँ, कहते हैं ना हम इस कार्य को करने का सामर्थ्य रखते हैं, एबिलिटी, यस, एबिलिटी। विवेक मतलब बुद्धि, विनम्रता मतलब पोलाइटनेस अंग्रेजी में कहते हैं। इनके लिए भी रीति शब्द का प्रयोग होता है। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो है रीति शब्द, वो रचना, युक्ति और उपाय के लिए तो आते ही आते हैं, साथ ही साथ सामर्थ्य, विवेक और विनम्रता के लिए भी रीति शब्द का प्रयोग किया जाता है। सुन लिया? ये प्रश्न छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों से संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में मरुस्थल का जो स्वरूप है उसके पहले क्या रहा होगा? पाठ के आधार पर बताइए। बताइए बताइए, कुछ याद है? ओके, बता देती हूँ। राजस्थान में मरुस्थल के पहले समुद्र रहा होगा। यस, लाखों वर्षों पहले राजस्थान में समुद्र ही था, इसलिए यहाँ के लोगों को समुद्र के कई नाम भी याद हैं। प्रकृति के एक विराट रूप को दूसरे विराट में, यानी समुद्र से मरुभूमि, मरुभूमि मतलब मरु मीन्स रेत, भूमि मीन्स तो जमीन, समुद्र से मरुभूमि में बदलने में लाखों बरस लगे होंगे। फिर भी उनके मन की गहराई में, उनकी भाषा में समुद्र के नाम बसे हुए हैं। राजस्थान में मरुस्थल का जो स्वरूप है, क्या स्वरूप है? लाखों बरस पहले यहाँ पर समुद्र हुआ करता था, लाखों बरस पहले, लेकिन आज भी वहाँ के लोगों में समुद्र के कई नामों की चर्चा है और वो यही सोचकर खुशहाल मतलब खुश होते हैं कि ये भी समुद्र रहा करता था कभी। और मतलब मरुभूमि बनने के भी हजारों वर्ष बीत गए हैं, ऐसा हुआ है, और वहाँ के लोग तो काबिले तारीफ हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेखक ने जस ढोल शब्द का किस अर्थ में प्रयोग किया है? ढोल, जस ढोल, और क्यों? जस ढोल यानी प्रशंसा करना। जस ढोल मतलब जस तो लगता है ना, जस, यश, यश का जो खड़ी बोली में है उसको जस भी कहते हैं। तो जस ढोल यानी प्रशंसा करना। राजस्थान ने वर्षा के जल का संग्रह करने की अपनी अनोखी परंपरा का, उसके जस का कभी ढोल नहीं बजाया। यस, अपने मुंह कभी मियां मिट्ठू नहीं बने वे। मतलब जो भी वो वर्षा के जल का संग्रह करते हैं और उनकी अनोखी जो परंपरा है उसका उन्होंने कभी भी बखान नहीं किया, कभी भी ढोल नहीं बजाया। इसीलिए लेखक ने जस ढोल का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न, इस फीचर को पढ़कर आपको क्या शिक्षा मिली? बताइएगा। आप अपने जीवन में इसका उपयोग कैसे करेंगे? बताइए। सबसे पहले ये बताइए कि जो ये चैप्टर हमने पढ़ा
उससे सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात कौन सी लगी, क्या समझ आया आपको? वहां के लोगों की कर्मठता, सहनशीलता, विनम्रता, ओके वेरी नाइस, और जल की महत्ता, दैट्स द पॉइंट। जल ही जीवन है, जल है तो कल है। बहुत सारे हमने चैप्टर्स पढ़े हैं। जब भी कभी पर्यावरण, जो 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस, उसमें कई तरह की चित्रकलाएं प्रस्तुत होती हैं, कई तरह के नाटक, स्किट्स प्रस्तुत की जाती हैं विद्यार्थियों के द्वारा। हम अवेयरनेस लाते हैं, हम जागरूकता लाते हैं, लेकिन सिर्फ क्या हम दिखावे के लिए करते हैं या हमने अपने जीवन में उतारा है या लागू किया है, वो अति महत्वपूर्ण है। इस फीचर को पढ़कर हमें यह शिक्षा मिली है कि जल ही जीवन है, इसे बेकार नहीं बहने देना है, इसका सदुपयोग करना है, इसका अपने जीवन में उपयोग जल संग्रह करके करना चाहिए, जिससे भविष्य में जल संकट का सामना ना करना पड़े। भविष्य की, अब यूं तो कहते हैं कि भाई भविष्य की चिंता नहीं, लेकिन बात जब आती है प्राकृतिक संसाधनों की, नेचुरल रिसोर्सेस की, तो वो तो सही है कि अरे भाई ये कौन से खत्म होने वाले हैं, हो जाएंगे यदि इनका दोहन किया गया तो। इसलिए हमें जल संचय की भावना और इस प्रक्रिया को समझना होगा। प्रश्न आया है जो मैंने आपसे पूछा था, लेखक क्यों पधारो मारे देश कहते हैं? क्यों लेखक ने कहा कि मेरे देश भी आइए, पधारिए मेरे देश में? राजस्थान में जो जल संग्रह की अनोखी परंपरा है, उसे जाकर देखिए, अपने जीवन को सुंदर बनाइए। इसीलिए लेखक पधारो मारे देश कहते हैं। समझ में आया कि वहां का जनजीवन, वहां की बुद्धिमत्ता, वहां के लोगों की विनम्रता, कुशलता, चित्रकला, कलाकारी, सब के बारे में हम वहां जाकर पता कर सकते हैं। वहां इतने कर्मठ, इतने विनम्र व्यक्ति मिलते हैं कि उनसे मिलकर हम गदगद हो जाएंगे। समझ में आया मेरे प्रिय विद्यार्थियों? तो बने रहिए हमारे साथ, हम हर एक विषय की शिक्षा आपको इसी तरह से प्रोवाइड करते रहेंगे, वो भी 100% फ्री। और ना केवल स्कूल एजुकेशन, बल्कि सभी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियोस भी आप देख सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पर, वो भी 100% फ्री। आप बस लॉग इन कीजिए। आप ना केवल यूट्यूब पर ही बल्कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं। साथ ही साथ आप अपनी जो मित्र हैं या जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल हैं, उनको भी लिंक शेयर कीजिए ताकि वे भी बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन का लाभ उठा सकें, वो भी 100% फ्री। वीडियोस देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आपका और हमारा साथ यूं ही बना रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।